क्या कभी सोचा है कि इतिहासकार लाखों साल के इतने लंबे समय को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? ये सिर्फ मतलब तारीखों की एक लंबी सी लिस्ट नहीं है। हमारे सामने आज इतिहास की किताब का एक पन्ना है और ये देखने में तो बड़ा सीधा साधा है, पर असल में ये एक तरह की टाइम मशीन है। आज हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इतिहास के जाने पहचाने नक्शे को देखेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। फिर हम जूम इन करके देखेंगे कि इस नक्शे पर तारीखें और सदियां कैसे लिखी जाती हैं। और अंत में हम नक्शे से भी बाहर निकलकर उस धुंधले अतीत में जाएंगे जहां इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं बल्कि पत्थर के औजार हुआ करते थे। तो चलिए इस पन्ने में छिपी जानकारी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, टाइम मशीन शब्द इसके लिए एकदम सही है। यह एक पन्ना हमें हजारों सालों की यात्रा पर ले जा सकता है और दिखा सकता है कि हम यानी इंसान कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास को देखने के अलग अलग नजरिए क्या हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पन्ने की सबसे बड़ी तस्वीर को देखते हैं। यहाँ इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में तोड़ा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, जो बहुत पुराने जमाने से लेकर 7वीं सदी तक का है। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, जो 8वीं से 18वीं सदी तक फैला है। और तीसरा आधुनिक इतिहास, जो 18वीं सदी से अब तक चल रहा है। ये तो स्कूल में भी पढ़ा था, पर सवाल ये है कि ये लाइनें ये खींची कहाँ और क्यों गई हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये विभाजन सिर्फ तारीखों के ब्लॉक्स नहीं है, ये समाज में आए बड़े बदलावों को दिखाते हैं। जैसे इस पन्ने पर इशारा किया गया है कि भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत 8वीं सदी में इस्लामी आक्रमणों से जोड़ी जाती है। ये एक बहुत ही प्रचलित नजरिया है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये अपने आप में एक कहानी कहता है। कहानी कहता है? मतलब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो नजरिया है ये ज्यादातर उत्तर भारत पर केंद्रित है। अच्छा। अगर आप दक्षिण भारत के इतिहास को देखें तो वहाँ चोल साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य की कहानी इस विभाजन में ठीक से फिट नहीं बैठती। उनका अपना एक अलग प्रवाह था। तो ये याद रखना जरूरी है कि इतिहास के ये काल असल में उसे समझने के लिए बनाए गए फ्रेम हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये हमें एक ढांचा देते हैं, लेकिन कभी-कभी कहानी उस ढांचे के बाहर भी होती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर आधुनिक इतिहास के बारे में क्या? यहाँ लिखा है कि इसकी शुरुआत 18वीं सदी में ब्रिटिश शासन से होती है। पर क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? मतलब 1750 या 1760 में भारत में ऐसा क्या बदल गया कि हम उसे एक नया युग कहने लगे? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, 18वीं सदी में प्लासी की लड़ाई और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता प्रभाव, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। शासन करने का तरीका, व्यापार करने का तरीका, सब कुछ बदल गया। लेकिन कई इतिहासकार इस पर भी सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या इतिहास को सिर्फ शासकों के बदलने से परिभाषित किया जाना चाहिए? क्या मराठा साम्राज्य का उदय आधुनिक नहीं था? तो जैसा मैंने कहा, ये एक फ्रेमवर्क है, कहानी का एक संस्करण, और ये पन्ना हमें वही सबसे प्रचलित संस्करण दिखा रहा है। समझ गया। तो ये कालखंड इतिहास को समझने की सीढ़ियां हैं, मंजिल नहीं। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसने मुझे स्कूल में हमेशा परेशान किया है, ये बीसी और एडी का सिस्टम। इस पन्ने पर जो टाइमलाइन बनी है उसे देखकर मुझे फिर से याद आ गया। हम समय में आगे जा रहे हैं पर साल का नंबर घट रहा है। 1000 बीसी के बाद 900 बीसी आता है, ये उल्टा क्यों चलता है? ये सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है और इसका जवाब बहुत सरल है अगर हम इसके सेंटर पॉइंट को समझ लें। देखिए, जिस कैलेंडर को आज हम सब इस्तेमाल करते हैं वो ईसा मसीह के जन्म को एक तरह का 0 पॉइंट या शुरुआती बिंदु मानता है। तो एडी, जिसका मतलब है एनो डोमिनी यानी ईश्वर के वर्ष में, उस 0 पॉइंट के बाद के सालों को गिनता है, जैसे 180, 280, 100 एडी, और आज हम 2024 एडी में हैं। ये सीधी गिनती है। और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व उस 0 पॉइंट से पहले के सालों को गिनता है। बिल्कुल, इसे एक नंबर लाइन की तरह सोचिए। बीच में 0 है, दाईं तरफ 1, 2, 3 है जो एडी है, और बाईं तरफ -1, -2, -3 है जो बीसी है। तो जब आप 1000 बीसी से 500 बीसी की तरफ जाते हैं तो आप असल में उस 0 पॉइंट के नजदीक आ रहे होते हैं। अच्छा, बिल्कुल, आप समय में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस पन्ने पर लिखी ये लाइन इतनी जरूरी है। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे
ईसा पूर्व BC में संख्या घटती है। अगर कोई घटना 700 ईसा पूर्व में हुई और दूसरी 200 ईसा पूर्व में, तो 200 ईसा पूर्व वाली घटना 500 साल बाद हुई है। वाह, नंबर लाइन वाले उदाहरण से तो ये एकदम साफ हो गया। तो BC असल में 0 की तरफ एक उल्टी गिनती है। कमाल है। तो ये BC और AD का सिस्टम हमें तारीखों को समझने में मदद करता है। लेकिन इतिहास में अक्सर हम अकेली तारीखों की नहीं, बल्कि लंबे दौर की बात करते हैं, जैसे 18वीं शताब्दी। इस पर भी यहाँ एक दिलचस्प नोट है और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ अक्सर लोग उलझ जाते हैं। मूल बात तो सीधी है कि 100 साल के समय को शताब्दी कहते हैं, लेकिन जब कोई कहता है तीसरी शताब्दी, तो उसका मतलब 300 से 400 तक नहीं होता। सही कहा। इस पन्ने पर दिए उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे तीसरी शताब्दी ईस्वी का मतलब है साल 200 से लेकर 300 तक का समय, यानी साल 201, 255, 299, ये सब तीसरी शताब्दी का हिस्सा हैं। हम हमेशा एक नंबर आगे की शताब्दी में होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं, तो आप अपने जीवन का दूसरा साल शुरू कर रहे होते हैं। तो साल 1 से 100 तक पहली शताब्दी, 101 से 200 तक दूसरी, और इसी तरह आगे। जैसे हम अभी 2000 वाले सालों में जी रहे हैं, तो ये 21वीं शताब्दी है। यानी जब साल 2000 में सब Y2K बग से डर रहे थे, हम असल में 20वीं सदी के आखिरी साल का जश्न मना रहे थे, 21वीं का नहीं। ये जानना अपने आप में कमाल की बात है। बिल्कुल। और यहाँ एक और ध्यान खींचने वाली बात है, जब हम इन कुछ हजार सालों और सदियों की बात कर रहे होते हैं, तो हम समय के विशाल समुंदर में बस एक छोटी सी बूंद को देख रहे होते हैं। इस पन्ने पर एक छोटी सी पर बहुत गहरी जानकारी दी गई है कि पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। सोचिए, 4.5 अरब साल। उस विशाल टाइमलाइन पर हमारा पूरा लिखा हुआ इतिहास यानी BC और AD मिलाकर तो बस एक पलक झपकने जितना भी नहीं है। और यहीं पर यह पन्ना एक जूम आउट बटन दबाता है। हम कुछ हजार सालों की बात कर रहे थे, अब हम लाखों साल पीछे जा रहे हैं। यहाँ जीवन की चतुर्थक अवस्था का जिक्र है, जो लगभग 2.5 लाख साल पहले शुरू हुई थी। इसे पृथ्वी की आत्मकथा के सबसे नए अध्याय की तरह समझिए, वो अध्याय जिसमें हम यानी इंसान मुख्य किरदार बनकर उभरे। ये भूवैज्ञानिक समय का पैमाना है, यानी धरती के अपने इतिहास के अध्याय। और ये अध्याय हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इस पन्ने पर इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्लीस्टोसीन, और इसके साथ लिखा है हिमयुग, और ये भी कि इस दौर में पेलियोलिथिक मानव रहते थे। हिमयुग सुनते ही दिमाग में बर्फ से ढकी दुनिया और मैमथ जैसे विशाल जानवर आ जाते हैं। और आपका सोचना बिल्कुल सही है। प्लीस्टोसीन युग को आमतौर पर महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है। ये कोई एक लंबा बर्फीला दौर नहीं था, बल्कि इसमें कई बार ऐसा हुआ कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादरों से ढक गया और फिर बर्फ पिघली। इसी मुश्किल और बदलते माहौल में हमारे शुरुआती पूर्वज, जिन्हें हम पेलियोलिथिक या पुरापाषाण मानव कहते हैं, जीना सीख रहे थे, औजार बना रहे थे और धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। और फिर इसका दूसरा भाग आता है होलोसीन, जिसके नीचे लिखा है हिमयुग के बाद। हाँ, होलोसीन लगभग 11,700 साल पहले शुरू हुआ, जब आखिरी बड़ा हिमयुग खत्म हुआ। पृथ्वी का मौसम गर्म और पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो गया, और इसी स्थिरता ने इंसान को एक मौका दिया। अब उसे सिर्फ शिकार करने और यहाँ-वहाँ भटकने की जरूरत नहीं थी। इसी दौर में हमने खेती करना सीखा, एक जगह पर गांव बसाकर रहना शुरू किया और धीरे धीरे महान सभ्यताओं की नींव रखी। हम आज भी भूवैज्ञानिक रूप से होलोसीन युग में ही जी रहे हैं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो प्लीस्टोसीन वो स्टेज था जिस पर इंसान ने किरदार के तौर पर एंट्री ली, और होलोसीन वो एक्ट है जिसमें कहानी ने रफ्तार पकड़ी। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर उस जमाने में कोई लिख पढ़ नहीं सकता था, तो हमें ये सब पता कैसे? हम पैलियोलिथिक मानव के बारे में कैसे जानते हैं? ये एक शानदार सवाल है, और ये हमें इस पन्ने के एक और बहुत अहम हिस्से पर ले आता है, जहां पुरातत्व और इतिहास के बीच का फर्क समझाया गया है। इन दोनों का मकसद एक ही है, अतीत को समझना, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनके सबूत वो बिल्कुल अलग हैं। कैसे? देखिए, जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है, इतिहास का आधार लिखित सबूत हैं, वो चीजें जिन्हें हम पढ़ सकते हैं।
प्राचीन किताबें, राजाओं के लिखवाए हुए पत्थर के शिलालेख, पुराने सिक्के जिन पर कुछ लिखा हो या सरकारी दस्तावेज। इतिहासकार इन लिखे हुए शब्दों को पढ़कर और उनका मतलब निकालकर अतीत की तस्वीर बनाते हैं। और पुरातत्व? पुरातत्व वहां काम शुरू करता है जहां लिखे हुए शब्द खत्म हो जाते हैं। पुरातत्ववेत्ता एक तरह से अतीत के जासूस होते हैं। वे उन चीजों का अध्ययन करते हैं जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। वे जमीन की खुदाई करके सबूत निकालते हैं, जैसे लाखों साल पुराने पत्थर के औजार, हजारों साल पुराने मिट्टी के बर्तन, प्राचीन इमारतों के खंडहर या इंसानी कंकाल। हर चीज एक कहानी कहती है। एक टूटा हुआ घड़ा बता सकता है कि उस समय के लोग क्या खाते पीते थे, और औजारों से पता चलता है कि वे कैसे जीते थे। तो इसका मतलब है कि पुरातत्व हमें इतिहास से भी कहीं ज्यादा गहरे अतीत में ले जा सकता है। ये वो खिड़की है जिससे हम उस दुनिया में झांकते हैं जहां कलम और कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। निश्चित रूप से। और इसी से हम इस पन्ने के आखिरी और सबसे दिलचस्प चार्ट पर आते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल को बांटता है। और देखिए, इसे कैसे बांटा गया है। किसी राजा या साम्राज्य के नाम पर नहीं, बल्कि इस आधार पर कि इंसान किस चीज के औजार इस्तेमाल कर रहा था। पत्थर, तांबा और कांसा। ये अपने आप में मानव विकास की पूरी कहानी कह देता है। हाँ, ये सच में बहुत गहरा है। तो सबसे पहला और सबसे लंबा दौर है पाषाण युग। बिल्कुल, ये लाखों साल तक चला। ये वो दौर था जब इंसान की सबसे बड़ी तकनीक पत्थर थी। शिकार करने के लिए पत्थर के भाले, खाल साफ करने के लिए पत्थर के खुरचने वाले औजार और आग जलाने के लिए भी पत्थर। इस पन्ने पर इसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है, क्योंकि इस दौर का हमारे पास कोई भी कैसा भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब पुरातत्व की देन है। पाषाण युग के बाद आता है ताम्र युग। यहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। ये सिर्फ एक नया मटेरियल नहीं था, ये एक क्रांति रही होगी। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। सोचिए, पहली बार इंसान ने जमीन खोदकर एक पत्थर निकाला, उसे पिघलाया और उसे अपनी मर्जी का आकार दे दिया। ये जादू जैसा रहा होगा। तांबा पत्थर से ज्यादा टिकाऊ था और उसे ज्यादा तेज धार दी जा सकती थी। इससे खेती के लिए बेहतर औजार बने, जिससे ज्यादा अनाज उगने लगा। बेहतर हथियार बने। ये तकनीक में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और फिर तीसरा युग है कांस्य युग, जब कांसे का इस्तेमाल शुरू हुआ। कांसा तो तांबे से भी बेहतर रहा होगा। हाँ, कांसा तांबे और टिन को मिलाकर बनाया जाने वाला एक मिश्र धातु है, जो तांबे से कई ज्यादा सख्त और मजबूत होता है। कांस्य युग में हम पहली बार बड़े बड़े शहर, विशाल साम्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखते हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र और हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी महान कांस्य युगीन सभ्यताएं थीं। दिलचस्प बात यह है कि इस पन्ने पर ताम्र युग और कांस्य युग दोनों को आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल, ये एक नया शब्द है। प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के बीच में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि हमें एक चिट्ठी तो मिली है, पर वो ऐसी भाषा में है जिसे हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। हमें पता है कि लिखने वाला कुछ कहना चाहता था, यानी वो प्रागैतिहासिक नहीं थे, क्योंकि उनके पास लिखने की कला थी, जैसे सिंधु घाटी की मुहरों पर बनी लिपि। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो हमारे पास लिखित स्रोत तो है, पर वे हमारे लिए गूंगे हैं। इसीलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, यानी इतिहास की दहलीज पर खड़ा एक दौर। हम उस समय को समझने के लिए आज भी पुरातात्विक सबूतों, जैसे उनके शहर, बर्तन और औजारों पर ही ज्यादा निर्भर करते हैं। तो आज की हमारी इस यात्रा में हमने देखा कि इतिहास सिर्फ घटनाओं और तारीखों का ढेर नहीं है, बल्कि समय को समझने और उसे व्यवस्थित करने का एक पूरा विज्ञान है। हमने इतिहास के 3 बड़े कालों, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के पीछे के तर्क को समझा। हमने बीसी और एडी की उल्टी गिनती के राज को सुलझाया और सदियों को गिनने का तरीका सीखा। और सबसे अहम, हमने पुरातत्व की आंखों से उस धुंधले अतीत को देखा जहां लिखने की कला नहीं थी और समय को पाषाण, ताम्र और कांस्य युग में बांटा जाता था। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सभी वर्गीकरण हमें मानव प्रगति की कहानी को एक क्रम में देखने में मदद करते हैं।
ये पत्थर के एक साधारण औजार से शुरू होकर धातुओं की खोज करने, उन्हें अपनी मर्जी से ढालने और फिर अपने विचारों को हमेशा के लिए दर्ज करने के लिए लिपि का आविष्कार करने तक का एक अविश्वसनीय सफर है। हर कालखंड, हर युग अपने से पहले वाले की नींव पर खड़ा होता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। आज हम आधुनिक इतिहास में जी रहे हैं। सोचिए, आज से 1000 साल बाद के इतिहासकार हमारे इस युग को क्या नाम देंगे? क्या इसे सूचना युग कहा जाएगा, या प्लास्टिक युग, या फिर डिजिटल युग? और वे हमारे युग को समझने के लिए किन पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे? क्या वे जमीन के नीचे दबे हमारे पुराने हार्ड ड्राइव्स और सोशल मीडिया के सर्वर की खुदाई करेंगे?